नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और दोस्त और सहयोगी गौरव शर्मा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। ये मेरा खुद का संग्रह है जो मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से संग्रहित किया है, जिसमें मैंने आज राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की एक संपूर्ण जानकारी इकट्ठी की है अपने नोट्सों में। और इन नोट्सों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कहाँ से कौन से कब प्रश्न पूछे जाते हैं, और संपूर्ण चर्चा हम आज करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपके पास लगातार वीडियोस आती रहें और आप वैल्यूएबल कंटेंट हमसे प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। भौतिक प्रदेश, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? भौतिक प्रदेश होते हैं कि किसी स्थान विशेष को किसी स्थान विशेष को किसी धरातलीय संरचना या बनावट के आधार पर किसी स्थान विशेष को कोई धरातलीय संरचना या बनावट के आधार पर अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया जाता है, उसे हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कोई स्थान विशेष है, उस स्थान विशेष को कोई स्थान विशेष है और उस स्थान विशेष को किसके आधार पर? धरातलीय बनावट, संरचना और उच्चावच के आधार पर जब अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया जाता है, जिसके आधार हैं जैसे वर्षा, जलवायु, तापमान, वनस्पति और उच्चावच। इन आधारों के आधार पर जब किसी एक स्थान विशेष को किन्हीं अलग अलग स्थानों में बांट दिया जाता है, तो उसे हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भौतिक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, जिसके आधार क्या है? वर्षा है, जलवायु है, तापमान है, वनस्पति है, उच्चावच है। ये सब भौतिक प्रदेश के आधार माने जाते हैं, जिसके आधार पर हम किसी स्थान विशेष की एक भौगोलिक स्थिति का निर्धारण कर पाते हैं, और से हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में यही निर्धारण करते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में उच्चावच। उच्चावच की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि उच्चावच होते क्या हैं। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचे नीचे भूभाग। सबसे पहला जो भूभाग आता है वो होता है आपका समुद्र तल। क्या होता है? समुद्र तल होता है। समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं आपके मैदान। क्या होते हैं? मैदान होते हैं। 600 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं पठार पाए जाते हैं। 600 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई तक होती हैं कि पहाड़ियाँ, जिनके ढाल कैसे होते हैं? मंद होते हैं। और 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई यानी 2700 मीटर तक की ऊंचाई तक हम जाएंगे तो आपको मिलेंगे पहाड़। क्या मिलेंगे? पहाड़ मिलेंगे, जिनके ढाल तीव्र होते हैं। और 2700 मीटर से अधिक जो ऊंचे पाए जाते हैं, ऊंचाई के जो होते हैं आपके पर्वत। क्या होते हैं आपके? वो पर्वत कहलाते हैं, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो होते हैं। ठीक है। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में समुद्र तो है ही नहीं, तो इसलिए समुद्र तल की बात नहीं करेंगे। समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक जो चीज़ पाई जाती है वो आपके मैदान है। और मैदान राजस्थान के लगभग 51% भूभाग, कितने प्रतिशत? 51% भूभाग पर विस्तारित है। पठार राजस्थान में 600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 600 मीटर की ऊंचाई तक जो भूभाग वो पठार कहलाता है। अतः राजस्थान में 31%, 31% भूभाग पर क्या है? पठार पाए जाते हैं। उसके बाद 11% भूभाग पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 1800 मीटर तक होती है। फिर 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई और 2700 मीटर से कम नीचे तक पहाड़ पाए जाते हैं, जो राजस्थान के करीबन 6% भूभाग पर विस्तारित हैं। और राजस्थान में पर्वत केवल 1% भूभाग पर हैं, जो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई तक आते हैं। तो अधिकतर आरपीएससी इनके प्रश्न पूछ लेते हैं राजस्थान के उच्चावच में से कि कौन कौन से भूभाग कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तारित हैं। तो ये हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से भूभाग कितने प्रतिशत की ऊंचाई तक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से पहला आपका। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है राजस्थान की आकृति को लेके। राजस्थान की आकृति है रोहिम्बड। क्या सी है? रोहिम्बॉइड है। इसको हम पतंगाकार कह सकते हैं, चतुर्भुजाकार कह सकते हैं, विषम चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं। इसकी जो आकृति बताने वाले विद्वान थे उनका नाम है टी.एच. हेंडले। क्या नाम है? टी.एच. हेंडले करके एक विद्वान थे, जिन्होंने राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था कि इसकी आकृति विषम चतुष्कोणीय है, जिन्होंने नाम दिया था रोहिम्बोड। लेकिन इसको हिंदी में चतुर्भुजाकार, विषम चतुर्भुजाकार या विषम कोणीय पतंगाकार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले बताए गए हैं। तो एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा
जय विभाजन। क्या है? जय विभाजन। दोबारा दोहराएंगे, जय विभाजन। देखिए, जय से आता है जैसलमेर। क्या आता है? जैसलमेर, जिसकी कुल किलोमीटर प्रति और क्षेत्रफल है 38,401। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो राजस्थान के लगभग 11.22% भाग पर विस्तारित है। कितने प्रतिशत? 11.22% भूभाग पर विस्तारित है। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है आपका जैसलमेर। फिर आता है बीकानेर। बी से बीकानेर आएगा, फिर बा से बाड़मेर आ जाएगा, और जा से जोधपुर आ जाएगा, और ना से नागौर आ जाएगा। तो ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे पहले जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर का, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 11.22% भूभाग पर विस्तारित है। उसके बाद बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, और फिर नागौर आता है। ठीक है। राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की एक ट्रिक है, जिसका नाम है ढोल। ढोल दिया डूंगर ने प्रताप को राज्य संबंध में। क्या ट्रिक है? ढोल दिया डूंगर ने प्रताप को राज्य संबंध में। तो पहला ढोल से आ जाएगा आपका धौलपुर आएगा, दिया से दौसा आ जाएगा, डूंगर से डूंगरपुर आएगा, प्रताप से प्रतापगढ़ आएगा, और राज्य से राज्य संबंध आ जाएगा। ये राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो धौलपुर का आएगा, जो कितना है? 3034 किलोमीटर है। कितना है? 3034 किलोमीटर आता है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.8% आता है। कितना है? 0.8% आता है। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने चर्चा की राजस्थान में उच्चावच क्या होते हैं, क्योंकि किसी स्थान विशेष को उसकी भौगोलिक बनावट, संरचना या धरातल के आधार पर अलग अलग भूभाग में बांट दिया जाता है, जिसका आधार होते हैं वर्षा, जलवायु, तापमान, वनस्पति, उच्चावच। इनके आधार पर जब किसी भौतिक प्रदेश को बांटा जाता है तो उसे हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। फिर हमने बात की राजस्थान में उच्चावच। राजस्थान में 51% भूभाग पर मैदान है, जो 300 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। फिर 31% भूभाग पर पठार है, जो 600 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। फिर 11% भूभाग है पहाड़ी क्षेत्र है, जो 1800 मीटर की ऊंचाई से कम भूभाग होते हैं। फिर 2700 मीटर 1800 मीटर के बीच पहाड़ पाए जाते हैं, जो तीव्र ढाल वाले होते हैं, जो 6% भूभाग पर राजस्थान के, और 1% भूभाग पर राजस्थान में पाए जाते हैं आपके पर्वत, जो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। राजस्थान की आकृति की बात करी तो विषम चतुष्कोणीय है, चतुर्भुजाकार आती है, पतंगाकार है, रोहिम बोर्ड है। बताया किसने? T.H. हैंडले नामक विद्वान थे, जिन्होंने इसकी आकृति के बारे में बताया। उसके बाद राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, जिनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की ट्रिक है जय विभाजन, और न्यूनतम वालों की है ढोल दिया डूंगर ने प्रताप को राज्य संबंध में। तो आई होप कि आपको एक पहला पेज समझ में आया होगा। दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। अब है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। क्या है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन कुल 3 विद्वानों ने किया है। किन्होंने किया है? कुल 3 विद्वान है। पहला वर्गीकरण किया था वीरेंद्र चंद्र मिश्र ने, जिन्हें V.C. मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वर्गीकरण किया था रामलोचन महोदय जी ने। किसने किया था? तो रामलोचन महोदय आते हैं। और तीसरा वर्गीकरण किया था हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी। जो वर्तमान वर्गीकरण हम पढ़ते हैं वो है H.M. सक्सेना, अर्थात हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी, जिन्होंने वर्तमान वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो अभी हम पहले वर्गीकरण की बात करेंगे, जो किया किसने है? V.C. मिश्रा, अर्थात वीरेंद्र चंद्र मिश्रा जी के द्वारा पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। किसने किया है? P.C. मिश्रा ने। पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल। क्या लिखी थी? राजस्थान का भूगोल, जो लिखी थी 1968 में। कब लिखी थी? 1968 में। डेट पूछी जाती है आजकल, RBSC मिलान वाले प्रश्न पूछती है, जिसमें एक तरफ आपको विद्वान दिए जाएंगे, दूसरी तरफ पुस्तकें और उनके सन दिए जाते हैं, तो डेट भी याद रखनी है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो पुस्तक ली राजस्थान का भूगोल 1967 में लिखी थी, लेकिन इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, इसलिए इसका समय 1968 माना गया है। इन्होंने अपने पुस्तक राजस्थान के भूगोल में कुल 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश बताए। कितने प्रकार के? कुल 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश उन्होंने बताए। सबसे पहला जो प्रदेश बताया, मैप के जरिए देखेंगे हम लोग, तो पहला उन्होंने बताया नहरी प्रदेश। क्या था? नहरी प्रदेश बताया, ठीक है, जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भूभाग इन्होंने बताया था इस क्षेत्र का।
उसके बाद बताया इन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश, क्या बताया, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। फिर आया अर्ध शुष्क प्रदेश, कौन सा बताया, अर्ध शुष्क प्रदेश बताया। फिर उन्होंने बताया अरावली प्रदेश बताया। फिर उन्होंने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, इसको हाड़ौती बेसिन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, हाड़ौती बेसिन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बताया। और उसके बाद इन्होंने बताया चंबल बीहड़ प्रदेश। और फिर उन्होंने बताया पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, जो कि सबसे विस्तृत प्रदेश था, सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका बताया इन्होंने, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश का। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो ये जो जिले हैं ये मुख्यतः, जो कि पुरानी पुस्तकों में 33 जिलों के अनुसार वर्णित किया गया है, अभी तक उन पुस्तकों में नया कुछ वर्णन नहीं है 41 जिलों के अनुसार, इसलिए प्रश्न पत्र में भी 33 जिलों के अनुसार ही प्रश्न आ रहे हैं, 41 जिलों के अनुसार नहीं आ रहे हैं वर्तमान में भी, इसलिए हम 33 जिलों के अनुसार ही चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ जगह हम 41 जिलों के अनुसार भी चर्चा कर लेंगे जो करंट नया जोड़ा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश की बात करते हैं, जो पहला जो प्रदेश इन्होंने बताया, जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला प्रदेश है, इसमें पहला जो जिला है वो आपका है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। ये नहरी प्रदेश क्यों है, क्योंकि इसमें एक नहर बनाई गई थी, गंग नहर, इस कारण इसको नहरी प्रदेश कहा गया। उसके बाद इसमें एक नहर और बनाई गई जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर, तो इसलिए क्षेत्र को नहरी प्रदेश इन्होंने नाम दिया 1968 में। फिर आया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसमें राजस्थान के पश्चिमी भूभाग के जिले जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जालौर और बलोत्रा जिले, नया जिला इसमें कौन सा है, बालोतरा जिले को शामिल किया गया है। जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जालौर है और आपका बालोतरा जिले शामिल किए गए। इसके बाद तीसरा जो भौतिक प्रदेश उन्होंने बताया वो है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा है आपका, अर्ध शुष्क प्रदेश बताया, जिसमें कौन कौन से आएंगे, अर्ध शुष्क में सबसे पहले जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर आएगा, जोधपुर से सटा हुआ नागौर है। फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली जिले इसमें शामिल किए गए। जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और पाली जिले इसमें मुख्यतः शामिल किए जाते हैं। फिर बीसी मिश्रा ने चौथा भौतिक प्रदेश बताया अरावली प्रदेश। इन्होंने अरावली को पूरा विस्तृत नहीं किया, इन्होंने केवल 3 जिलों में ही अरावली का विस्तार माना, जो सर्वाधिक ऊंचे भूभाग पाए जाते हैं अरावली के, और मुख्यतः है सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में ही इन्होंने अरावली प्रदेश बताया। उसके बाद आता है हाड़ौती प्रदेश। कौन सा आता है, हाड़ौती प्रदेश, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी को शामिल किया गया। कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी जिले शामिल थे। फिर आता है चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल नदी द्वारा निर्मित जो बीहड़ क्षेत्र है उसको इन्होंने माना। इसमें सबसे पहले धौलपुर आया, धौलपुर के बाद करौली और सवाई माधोपुर जिले शामिल किए गए। फिर कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, जो कि पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश था, ये इन्होंने अंतिम बताया है। इसमें आपके अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है, भीलवाड़ा है और अजमेर जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जिले शामिल हैं। अब अजमेर से आप डीडवन और कुचामन ले लें, ब्यावर ले लें, भीलवाड़ा से सापुरा निकाल लें, ये जिले आप जोड़ सकते हैं जो कि पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश में शामिल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा बीसी मिश्र का पहला वर्गीकरण था, जिसमें हमने पढ़ा कि कुल 3 वर्गीकरण किए गए हैं बीसी मिश्रा के द्वारा, रामलोचन महोदय के द्वारा और प्रोफेसर तिवारी और एच.एम. सक्सेना जी के द्वारा। पहला वर्गीकरण किया बीसी मिश्र ने 1968 में, लिखा राजस्थान का भूगोल। 7 भौतिक प्रदेश बताए, पहला नहरी प्रदेश, दूसरा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तीसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, 5वां दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, छठा बताया इन्होंने चंबल बीहड़ प्रदेश और 7वां इन्होंने जो बताया वो है आपका पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला था आपका नहरी प्रदेश, माफ कीजिएगा, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला था आपका नहरी प्रदेश। अगला जो वर्गीकरण किया है वो किया है आपका रामलोचन महोदय जी के द्वारा, और रामलोचन महोदय जी ने ये वर्गीकरण किया था वर्ष 1971 में। क्या किया था, 1971 में। और पुस्तक ली राजस्थान का बृहद भूगोल। क्या लिखी, राजस्थान का बृहद भूगोल करके पुस्तक लिखी इन्होंने रामलोचन महोदय जी के द्वारा। और इन्होंने कुल 2 बृहद प्रदेश बताए। इनका वर्गीकरण थोड़ा अजीब है क्योंकि इन्होंने 2 बृहद प्रदेश, 4 उप या मध्यम प्रदेश और 12 लघु प्रदेश इन्होंने बताए हैं। तो बृहद प्रदेश में राजस्थान आता है और राजस्थान पठार इन्होंने माना है, राजस्थान और राजस्थान पठार आता है।
दूसरे नंबर पे उन्होंने 4 मध्यम उप प्रदेश बताए हैं। 4 मध्यम उप प्रदेश में पहला आता है मरुस्थल है, दूसरा मैदान है, तीसरा अरावली आता है और चौथा चंबल बेसिन आता है और तीसरा उन्होंने माना लघु प्रदेश। तो कुल 12 लघु प्रदेश उन्होंने बताए हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि रामलोचन महोदय जी के द्वारा कुल कितने मध्यम प्रदेश बताए गए हैं, तो 4। कुल कितने लघु प्रदेश बताए गए, तो 12। और कुल कितने बृहद प्रदेश बताए गए, तो 2। बृहद प्रदेशों में राजस्थान और राजस्थान पठार, मध्यम प्रदेशों में मरुस्थल, मैदान, अरावली और चंबल बेसिन, और लघु प्रदेशों की बात अभी करेंगे। ये है पूरा की पूरा ट्रिक, माफ़ कीजिएगा ये पूरा चार्ट है, इसके आधार पर समझ सकते हैं। बृहद प्रदेश है राजस्थान और राजस्थान के पठार। माफ़ कीजिएगा मध्यम प्रदेश जो है उनमें आते हैं मरुस्थल और मैदान, फिर आते हैं अरावली और आता है चंबल बेसिन। मरुस्थल में आपके 3 जिले लिए गए हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। मैदान में आपके घग्गर बेसिन, कांथले बेसिन, नागौर इचूमी और गोडवाड़ बेसिन लिया जाता है। कौन कौन से आते हैं, घग्गर नदी द्वारा घग्गर बेसिन, कांती नदी द्वारा शेखावटी बेसिन या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, नागौर इचू बेसिन और गोंडवाना बेसिन आता है। अरावली में उन्होंने अरावली को 3 भागों में बांटा है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। चंबल बेसिन को 2 में बांटा, एक मध्य चंबल बेसिन और एक निम्न चंबल बेसिन इन्होंने बांटे हैं। तो रामलोचन महोदय जी का वर्गीकरण से केवल इतने ही प्रश्न आते हैं कि इन्होंने कुल कितने बृहद प्रदेश बताए हैं, कुल कितने मध्यम प्रदेश बताए हैं और कुल कितने लघु प्रदेश बताए हैं। इससे अधिक इनकी क्वेश्चन में आज तक प्रश्न बना ही नहीं है। तीसरा वर्गीकरण आता है एच.एम. सक्सेना जी का। किसका है, एच.एम. सक्सेना ने किया है और प्रोफेसर तिवारी ने मिलकर किया था। एच.एम. सक्सेना का पूरा नाम है हरिमोहन सक्सेना और इनका पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। क्या पुस्तक है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक है, जो वर्ष 1994 में इन्होंने लिखी थी। तो पहली पुस्तक 1968 में, दूसरी पुस्तक 1971 में और तीसरी पुस्तक 1994 में लिखी गई है। पहली पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, दूसरी थी राजस्थान का बृहद भूगोल, तीसरी है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। पहले वर्गीकरणकर्ता थे जिन्होंने लिखी राजस्थान का भूगोल बी.सी. मिश्रा, दूसरे वर्गीकरणकर्ता है रामलोचन महोदय जिन्होंने लिखी राजस्थान का बृहद भूगोल और तीसरे वर्गीकरणकर्ता आए हैं आपके एच.एम. सक्सेना प्रोफेसर तिवारी जिन्होंने लिखा राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में। अब इन्होंने जो वर्गीकरण किया राजस्थान का, उसके 2 आधार माने गए, एक था धरातल, एक है जलवायु और एक है नदी बेसिन। इन 3 आधारों के आधार पर इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन किया और इन्होंने कुल 4 भौतिक प्रदेश बताए। किसके आधार पर, धरातल के आधार पर, जलवायु के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर। ठीक है, अब ये 4 जो भौतिक प्रदेश है बने कैसे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में बना वो है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा बना, अरावली पर्वतीय प्रदेश बना है। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि जो भौतिक प्रदेश बना वो था आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अर्थात हाड़ों की जो पठार है वो दूसरे नंबर पे बना है। फिर उन्होंने कहा कि नदियों द्वारा सिंचित मैदान बनाए गए जिनका नाम था पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी 30 नंबर पे ये बने हैं। फिर चौथे नंबर पे और सबसे अंत में जो भौतिक प्रदेश बना वो है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा बना है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना है। तो ये क्रम पूछा जाता है कि आरपीएससी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कौन सा प्रदेश पहले बना, कौन सा सबसे अंत में बना, इनके क्रम पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, पहले बना अरावली, फिर पठारी, फिर आपका मैदानी और फिर मरुस्थलीय प्रदेश बना है। अब ऊंचाई के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। क्वेश्चन बन जाएगी ऊंचाई के आधार पर इन्हें किस क्रम में, ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम बताना है आपको। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में। मैं लिखा भी है, आरोही का अर्थ क्या होता है, आरोही का अर्थ होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का अर्थ होता है घटता क्रम, यानी कि उच्च से निम्न की ओर और निम्न से उच्च की ओर आरोही, निम्न से उच्च की ओर जाना तो आरोही, उच्च से निम्न की ओर आना तो अवरोही। तो ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण करें तो ऊंचाई से ऊंचा भूभाग यानी अवरोही क्रम में जाएंगे, यानी उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, है ना। तो पहला कौन सा आएगा, पहला अरावली आएगा, सबसे ऊंचा भूभाग अरावली है, 930 मीटर ऊंचाई आती है औसत अरावली की। फिर पठारी प्रदेश आता है दक्षिणी पूर्वी, फिर उसके बाद पूरी मैदान आता है और फिर उसके बाद पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऊंचाई के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जमाइए, क्रम निर्धारित कीजिए।
ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये याद रखना कि पहले अरावली आएगा, फिर दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश आएगा, फिर पूरी मैदान आएगा, फिर मरुस्थलीय प्रदेश आता है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, राजस्थान के जो अरावली और जो पठारी भूभाग है वह राजस्थान के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये भारत के समकालीन किसका भाग है? ये भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा माना जाता है। जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश उत्तरी विशाल मैदान का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। याद रखिएगा कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है और ये ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र है। जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, ये भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग है, जिसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है यह नदियों द्वारा सिंचित मैदान है, जबकि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है यह एक थार का मरुस्थल का भूभाग माना जाता है। देख सकते हैं आप। तो इसमें रामलोचन महोदय जिन्होंने राजस्थान का बृहद भूगोल लिखा 1971 में, बृहद प्रदेश बताए केवल 2, उसके बाद उप प्रदेश या मध्यम प्रदेश बताए 4 और लघु प्रदेश बताए 12। ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्गीकरण क्या है? एच.एम. सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल लिखा 1994 में। कुल 4 प्रदेश बताए हैं, चारों का निर्धारण पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है ऊंचाई के आधार पर, और कौन किसका भाग है ये पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अब ये जो वर्गीकरण है वो है प्रोफेसर तिवारी और एच.एम. सक्सेना जी के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। जिसमें सबसे पहले आए हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थल की। किसकी? पश्चिमी मरुस्थल की। दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है आपका हाड़ौती प्रदेश। ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल में आता है आपका पहला रेतीला शुष्क मरुस्थल। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है रेतीला शुष्क मरुस्थल और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है। रेतीले शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक वालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसमें वालुका स्तूप पाए जाते हैं, जो कि कुल 58.5% भूभाग पर विस्तारित है पश्चिमी मरुस्थल के, जिसमें भी शुष्क रेतीले मरुस्थल के। और एक आता है बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यह कि इस भूभाग के लगभग 41.5% भूभाग पर विस्तारित है। 41.5% भूभाग पर आता है, ये कभी पूछ लिया जाता है। दूसरा आता है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है घग्गर का मैदान। किसका मैदान? घग्गर का मैदान। दूसरा आता है आंतरिक प्रवाह अर्थात शेखावटी प्रदेश। तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि और चौथा आता है लूनी बेसिन, जिसको गोडवार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश प्रोफेसर तिवारी और एच.एम. सक्सेना जी ने बताया वो है आपका अरावली प्रदेश। अरावली को टोटल 3 भागों में बांटा इन्होंने भी। किसके समानांतर बांटा है? रामलोचन महोदय जी के समानांतर बांटा है। पहला है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और तीसरी है दक्षिण अरावली। तो अरावली को भी टोटल 3 भागों में बांटा गया है। फिर आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसके भी 4 भाग किए गए जो कि उपविभाजन है। पहला आएगा इसमें वाड़गंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। इन 4 भागों में बांटा गया पूर्वी मैदानी प्रदेश को। फिर उन्होंने हाड़ौती प्रदेश आता है, उस हाड़ौती प्रदेश को भी 4-5 भागों में बांटा है। कुल 5 भाग के हैं, 5 उपविभाग हैं इसके भी। पहला आता है शाहवाद की उच्च भूमि, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, चंबल मैदान, झालावाड़ का पठार और डग गंगाधर प्रदेश। हम अब जो बात करेंगे इन पूरे भौतिक प्रदेशों की डिटेल में चर्चा करेंगे और ऑथेंटिक बुक में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। जो नोट्स हैं ऑथेंटिक बुक से ही बनाए गए हैं और इन ऑथेंटिक बुक से ही हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास संपूर्ण जानकारी पर आपके पास पहुँचती रहे टाइम से। जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास पूरी जानकारी मिले। आगे चलते हैं। अब ये भौतिक प्रदेश बताए गए हैं और कब कहाँ कौन से का निर्माण हुआ, कौन कितने प्रतिशत भूभाग पर है और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, ये बताया गया है। देखिए,
एच.एम. सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने जो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल लिखा, उसके अनुसार सबसे पहले जो बना था वो था अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, जिसका निर्माण आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। किसमें हुआ है? आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है, जिसमें गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। यदि आपने वैगनर की थ्योरी पढ़ी हो तो वैगनर की थ्योरी के अनुसार कुल 2 भूभाग थे, एक अंगारा लैंड था और एक गोंडवाना लैंड था। उनके बीच में एक भूसन्नति थी जिसको 33 सागर के नाम से भी जाना जाता है। उस भूसन्नति में से राजस्थान में केवल 2 के अवशेष पाए जाते हैं, एक गोंडवाना लैंड के और एक 33 सागर के। राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं दिखाई पड़ते हैं। गोंडवाना लैंड के जो अवशेष हैं उनसे आपके पठारी और पर्वतीय भूभाग बने हैं, और 33 सागर के भूभाग हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि 33 सागर भूसन्निधि नीची है और जबकि गोंडवाना लैंड के भूभाग ऊंचे अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अरावली प्रदेश राजस्थान के लगभग जो क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.3%, जिसको 9.30% भी कह सकते हैं, पाई जाती है, ठीक है। यह जनसंख्या की बात करें तो यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 10% जनसंख्या निवास करती है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के वर्गीकरण, जो कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके अनुसार यहाँ पर इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, इनसेप्टिसोल। तो अरावली प्रदेश जिसका निर्माण आद्य महाकाल के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, इसमें अवशेष की बात करें तो गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के लगभग 9.3%, जो कि एक्यूरेट है, 9.3%, जिसमें आप 9.30% भी कह सकते हैं। जनसंख्या में 10% जनसंख्या और मिट्टी में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगला जो भौतिक प्रदेश बना था वो था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन था? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था। और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रायद्वीपीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कुल 4 युग हैं, कुल 4 महाकल्प हैं। पहला महाकल्प आद्य महाकल्प है, फिर एक इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो निर्माण हुआ है उन 4 महाकल्पों के जो तीसरा महाकल्प आता है मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प में कई युग आते हैं, जिनमें से एक युग है क्रिटेशियस युग। मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण होता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण होता है। क्योंकि मैंने कहा ये भी एक ऊंचा भूभाग है, इसलिए यहाँ पर भी गोंडवाना लैंड के ही अवशेष पाए जाएंगे। किसके अवशेष पाए जाएंगे? गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 6.89%। कुल कितना है? 6.89% इसका कुल क्षेत्रफल आता है। और इसकी जनसंख्या वो कितनी है? 11% है। कुल कितनी है? 11% जनसंख्या है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है वर्टिसोल। कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल। मुख्य यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जो कि कपास के सर्वाधिक उपयोगी होती है और ये सबसे उन्नत भूभाग माना जाता है। सर्वाधिक नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं, सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। अगला जो आता है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि तीसरे नंबर पे इसका निर्माण होता है, और यह नवजीवी महाकल्प। कौन सा कल्प है? नवजीवी महाकल्प के पूर्व प्लिस्टोसीन युग या प्राक प्लिस्टोसीन युग में इसका निर्माण होता है। नवजीवी महाकल्प के प्राक या पूर्व प्लिस्टोसीन युग में निर्माण होता है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश का। इसमें अवशेष पाए जाएंगे क्योंकि ये नीचे भूभाग हैं, तो मैंने पहले ही कहा था नीचे भूभागों में 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं, तो इसमें 33 सागर के अवशेष पाए जाएंगे। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह राजस्थान के लगभग 23.3%। 23.3% को कभी आपको ऐसे मिल सकता है 23.30% मिल सकता है, आपको 30% मिल सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। 23.3% या 23.30% मिल सकता है। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? इतना हो गया। उसके जनसंख्या की बात करें तो यहाँ राजस्थान की लगभग 39%, कितनी फीसदी? 39% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 11% निवास करती है दक्षिणी पठारी प्रदेश में और 10% निवास करती है आपके अरावली प्रदेश में।
अब टोटल अगर करें तो ये हो गया 60% जनसंख्या अब तक हम जान चुके हैं। मृदा की बात करते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार, तो यहाँ पर अल्फीसोल नामक मृदा पाई जाती है जो उपजाऊ मिट्टी है। अल्फीसोल। अरावली में इंसेप्टी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आपकी वर्टिसोल और पूर्वी मैदानी प्रदेश में अल्फीसोल नामक मृदा पाई जाती है। अब लास्ट जो बना है वो है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका निर्माण भी नवजीवी महाकल्प के उत्तर प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। नवजीवी महाकल्प के उत्तर जो प्लिस्टोसीन युग था उसमें इसका निर्माण होता है। और इसमें अवशेष की बात करें तो इसमें 33 सागर के ही अवशेष पाए जाते हैं। किसके अवशेष पाए जाते हैं? 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग पर विस्तारित है। पहले इसका विस्तार 58% भूभाग पर था, लेकिन यह इसका विस्तार लगातार जारी है। इसलिए इसका जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके अनुसार 61.11% भूभाग पर इसका विस्तार है। यह राज्य की करीबन 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी फीसदी? 40% जनसंख्या निवास करती है। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया है इसलिए इसमें शुष्क प्रदेश जो है उसमें तो पाई जाती है एंटीसोल मृदा शुष्क क्षेत्र में, और जो आपका अर्धशुष्क प्रदेशीय क्षेत्र है उसमें पाई जाती है एरिड सोल मृदा। तो इसमें एंटीसोल और एरिड सोल 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पहली पश्चिमी मरुस्थल में जो मृदा अगर यहाँ देखें इस वाले भूभाग में तो ये कौन सी है? एंटी। फिर इस वाले भूभाग को देखें हम लोग, इस वाले भूभाग को देखें तो इसमें कौन सी है? एरिड। ठीक है। फिर उसके बाद अरावली भूभाग को देखें तो इसमें इंसेप्टी आती है। फिर उसके बाद पूरी मैदानी प्रदेश को देखें तो अल्फीसोल आती है। और आपके दक्षिण पठारी प्रदेश को देखें तो वर्टिसोल नामक मृदा पाई जाती है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे प्रश्नों पेपरों में। तो अगले पेज पर चलते हैं, बात करेंगे। पहला भौतिक प्रदेश है, नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो पहले इसका निर्माण पूछा जाता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो 33 सागर के संकुचन से हुआ है। 33 सागर में जैसे ये संकुचन होता चला गया वैसे वैसे ही इस पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण होता चला गया। ये थार के मरुस्थल का ही भाग है। किसका भाग है? थार के मरुस्थल, क्योंकि पंजाब, गुजरात, राजस्थान और थोड़ा बहुत हरियाणा में विस्तारित है, तो ये थार के मरुस्थल का ही भाग है। और थार का मरुस्थल केवल भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी है, जिसे वहाँ चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यह थार का मरुस्थल 86% भाग तो भारत में आता है और 14% भाग किसमें है? पाकिस्तान में आता है। 14% भाग कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है जो कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो मुख्य क्षेत्रफल है, जो कि RVSC की पुस्तकों में मिलता है। अब हमारा राजस्थान पुस्तक उठा कर देंगे, राजस्थान अध्ययन, उसमें भी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। लेकिन कभी कभी काजरी और सिंचाई विभाग के अनुसार पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो अलग है। वो कितना है? वो है आपका 2,09,000 वर्ग किलोमीटर आता है। किसके द्वारा? काजरी और सिंचाई विभाग जो है उनके अनुसार बात करें तो इसका जो मुख्य क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,09,000 है मरु प्रदेश का जो क्षेत्रफल है। अब इसका विस्तार की बात करते हैं। इसका जो विस्तार है वह उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर माना जाता है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कैसे? ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। तो इसका जो विस्तार वो ऐसे है, ऐसे करके इस भूभाग में विस्तार है इसका। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की उसका विस्तार है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई हम ऐसे मापेंगे तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ही आएगी। तो कितनी है? 640 किलोमीटर की है। कितनी है? 640 किलोमीटर है। जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो कैसे नापेंगे? वो ऐसे मापेंगे। तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ये कितनी है? 300 किलोमीटर है। कितनी है? कुल 300 किलोमीटर की चौड़ाई आती है।
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब इसकी बात करते हैं कि ये विश्व के संदर्भ में हिस्सा किसका है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इसमें अवशेष 33 सागर के पाए जाते हैं, लेकिन विश्व के संदर्भ में हिस्सा किसका है, तो ये सहारा मरुस्थल, जिसको ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं, उसका पार्ट है विश्व के संदर्भ में। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो ये भारतीय विशाल मैदान का और थार के मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है भारत के संदर्भ में? थार के मरुस्थल का भाग दिखाई पड़ता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता है कि यह विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला और सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व इसी भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, अन्य किसी मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह राजस्थान का न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यानी कि अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व तो पूरी मैदानी प्रदेश में, और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पाया जाएगा, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के हम जानते हैं खनिज प्राप्त होते हैं जो कि भवन निर्माण में भी उपयोगी हैं और कई प्रकार के कामों में उपयोग आते हैं। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना है, यहाँ पर पवन ऊर्जा की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, अब इसके उपनामों की चर्चा करते हैं। उपनाम में पहला नाम है, जैसे इसको मरु प्रदेश भी कह सकते हैं, इसको रुक्ष प्रदेश कहते हैं। रुक्ष प्रदेश नाम दिया था डॉक्टर ईश्वर प्रसाद जी ने। किसने नाम दिया था? डॉक्टर ईश्वर प्रसाद जी ने नाम दिया था। इसको थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ये जो नाम है मेहरू, मरुवार या मरुस्थल, ये नाम आपको मिल जाएगा आराम से, आरबीएससी पुस्तकों से लिया गया है। इसको युवा मरुस्थल कहते हैं क्योंकि ये सबसे नवीनतम मरुस्थल है, अभी निर्माण हुआ है, नवजीव महाकाल के उत्तर प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। इसको धनी मरुस्थल कहते हैं, ऊर्जा शक्ति ग्रह कहते हैं। और एक चीनी यात्री थे हेनसांग, जिन्होंने इसे गुर्जरात्रा कहा था, क्योंकि यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, इसलिए इसे हेनसांग ने गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से भी संज्ञा दी है। तो हमने क्या बात की? हमने बात की कि पश्चिम का निर्माण 33 सागर के संकुचन से हुआ है। यह विश्व के संदर्भ में थार का मरुस्थल का भाग है, और थार के मरुस्थल का 86% भाग भारत में, 14% भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। इसका जो मुख्य क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन काजरी और सिंचाई विभाग के अनुसार 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल माना गया है। इसका जो विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसकी जो लंबाई कुल 600 किलोमीटर की है, उसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर आती है। विश्व के संदर्भ में ये सहारा मरुस्थल, जिसे ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं, उसका भाग है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये थार के मरुस्थल का भाग है। विशेषता हमने बात की कि विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला और जन घनत्व वाला मरुस्थल है, और ये राजस्थान का न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, और विश्व का सबसे धनी मरुस्थल माना जाता है। उपनाम पूछे जाए तो इसको उपनाम पहला, इसको कहते हैं मरु प्रदेश, रुक्ष प्रदेश, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने कहा। थार मरुस्थल, मेहरू, मरुवार या मरुस्थल कह सकते हैं, युवा मरुस्थल है, धनी मरुस्थल है, ऊर्जा शक्ति ग्रह वाला भौतिक प्रदेश है, और गुर्जरात्रा कहा था आपके हेनसांग ने। किसने कहा था? हेनसांग ने गुर्जरात्रा कहा था। उसके बाद चर्चा करते हैं थोड़ी और, यहाँ पर वर्षा की चर्चा करते हैं। यहाँ पर रेन कितनी होती है? वर्षा की बात करें तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर से कम, लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा हो जाती है भौतिक प्रदेश में। लेकिन यदि यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा हो जाए तो यहाँ बाढ़ की समस्या भी आ सकती है। लिखा हुआ है कि सामान्य से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। कारण क्या है? कारण है कि ये जो भूगर्भ है, ये जो भौतिक प्रदेश है, इसके भूगर्भ में जिप्सम का जमाव पाया जाता है। किसका जमाव पाया जाता है? जिप्सम का जमाव पाया जाता है। इसके कारण जो पानी यहाँ पर आता है वह धरातल के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता और इस भौतिक प्रदेश की सरफेस के ऊपर रह जाता है, जिससे यहाँ पर बाढ़ जैसी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कब कब कहाँ बाढ़ आई थी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यार प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पहला आई थी 2006 में, सबसे पहले कवास बाड़मेर में। कहाँ आई थी? कवास बाड़मेर में। फिर आई थी 2012 में सांचौर और गोड़ा मलानी, ये दोनों जालौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बाढ़ आई थी। फिर 2022 में नवीनतम जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जोधपुर में बाढ़ की संभावना बनी थी। और फिर 2023 में जोधपुर और गंगानगर जैसे जिलों में भी बाढ़ की संभावना बनी थी, क्योंकि वह वर्षा सामान्य से अधिक हो गई थी
और जिप्सम का क्षेत्र रहता है, पानी अंदर नहीं जा पाता भूगर्भ के, वो सतह पर ही जमा हो जाता है, जिससे यहाँ बाढ़ की संभावना बन जाती है। फिर 2006 में कवास बाड़मेर में, 2012 के सांचौर गुड़ामलानी में, और 2022 जोधपुर में, 2023 जोधपुर गंगानगर में। अगला है वनस्पति। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, जिसे मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहें तो जीरोफाइट आता है। क्या आता है? जीरोफाइट आता है। वन की बात करते हैं। वन के यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। कैसे वन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। चट्टानें, चट्टानों में यहाँ अवसादी चट्टानें हैं, जिन्हें माइका सिस्ट कह सकते हैं। लवणीय चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अब चट्टानें अवसादी हैं तो जाहिर से खनिज भी कैसे होंगे? अधात्विक ही होंगे। खनिज कैसे पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। या कृषि की चर्चा करते हैं। कृषि, यहाँ पर कृषि के रूप में विरल कृषि होती है। कैसी कृषि होती है? विरल कृषि होती है। विरल कृषि का अर्थ होता है जहाँ क्षेत्रफल काफी अधिक हो लेकिन जनसंख्या कम हो, तो वहाँ विरल कृषि की जाती है। ठीक है। कृषि में यहाँ चक्रीय कृषि भी की जाती है ताकि मिट्टी की उपजाऊपन बना रहे। मिट्टी के रूप में यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसमें एंटी और एरिड सॉइल मृदा है। तापमान की बात करते हैं। यहाँ पर जो तापमान है वो अधिकतम 50 डिग्री, लगभग 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कितना? 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। और जो निम्नतम तापमान जाता है वह 3 डिग्री सेल्सियस। कई कई जगह तो हिमांक बिंदु तक चला जाता है, तो 3 डिग्री सेल्सियस तक निम्नतम तापमान चला जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई, ये सबसे अधिक पूछा गया क्वेश्चन है। कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 150 से 380 मीटर। कितनी है? 150 से 380 मीटर औसत ऊंचाई आती है इस भौतिक प्रदेश की। ये पूछा गया प्रश्न कई बार। प्रमुख फसल पूछी जाती हैं, तो इसमें ग्वार, बाजरा और मोठ प्रमुख फसल हैं। कौन कौन सी हैं? ग्वार, बाजरा और मोठ प्रमुख फसल के रूप में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल में इस भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कौन सा आएगा? जैसलमेर है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। लेकिन सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? सिटी कौन सी सबसे फेमस है? तो वो आएगी आपकी जोधपुर। कौन सी आएगी? जोधपुर आएगी। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो नदी के रूप में लूनी नदी आती है, जिसे मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है। लूनी नदी की थोड़ी चर्चा करते हैं। लूनी नदी क्या है? यहाँ पर आपको पूरी लूनी नदी के बारे में बताया गया है, क्योंकि मैंने नोट्स बहुत डिटेल बनाए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें, जानकारी यहीं प्राप्त हो जाएगी। आपको अलग से ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चीज़ों में। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं इनके। लूनी नदी, जिसे मारवाड़ की गंगा कहते हैं, इसका उद्गम होता है अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहाँ से निकलती है अजमेर स्थित नाग की पहाड़ियों से। यहाँ पर इसका नाम सागरमती रहता है। क्या नाम रहता है? सागरमती। इसका समापन पूछिए तो कच्छ के रण में इसका समापन होता है। इसकी जो लंबाई है वो है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में केवल 330 किलोमीटर ही बहती है। कितने? 330 किलोमीटर। लूनी नदी उद्गम नाग की पहाड़ी अजमेर, नाग की पहाड़ी अजमेर की ऊंचाई 795 मीटर है। समापन होता है कच्छ के रण में। इसका जो कुल लंबाई है वो है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में केवल 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके उपनाम, जैसे मैंने कहा कि इसको अजमेर में सागरमती के नाम से जाना जाता है। कालिदास जी थे, उन्होंने इसको अंत्य सलीला नाम दिया। क्या कहा? अंत्य सलीला। इसे मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं और मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें प्रमुख नदी कौन कौन सा है? तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सुकड़ी जो बाग में जवाई से जा मिली। क्या हुआ? सुकड़ी जो बाग में जवाई से जा मिली। ठीक है। तो सुकड़ी से पहली नदी सुकड़ी आ गई। सुकड़ी से क्या है? सुकड़ी आ गई। जो से आएगी जोजड़ी। क्या आएगी? जो से जोजड़ी। बा से आएगी बांडी। गा से आएगी गुहिया। जवाई से आएगी जवाई। से आ गई सागी। और मी से आएगी मिठड़ी। और ली से आएगी दिलड़ी। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, देख सकते हैं। सुकड़ी जो बाग में जवाई से जामड़ी, सुकड़ी से सुकड़ी, जो से जोजड़ी,
बा से बांडी, गा से घुइया, जवाई से जवाई, से सागी और मी से मिटरी, ली से दिल्ली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आती हैं। अब इस पर एक बांध भी बनाया गया है। बांध है पिचियाक बांध, ये जोधपुर में स्थित है, जिसे जसवंत सागर नाम बांध के नाम से भी जाना जाता है। पिचियाक बांध, तो क्वेश्चन मिल सकता है कि पिचियाक बांध अर्थात पिचियाक गांव है, इसका नाम जसवंत सागर बांध है मुख्यतः, लेकिन ये पिचियाक गांव में स्थित है, इसलिए इसे पिचियाक बांध के नाम से भी जानते हैं, जो कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, पूरा देख सकते हैं आप और इसके नोट्स बना सकते हैं काफ़ी अच्छे। यहाँ से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर प्रमुख सिंचाई नहर की। किसकी बात करेंगे? सिंचाई नहर की बात करते हैं आगे। यहाँ की सिंचाई नहर है प्रमुख है वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र में। यहाँ जो अभ्यारण्य है वह अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य पाया जाता है। बांध में यहाँ पर एक बांध है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध है। पाली बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है जवाई बांध पाली में स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। यहाँ पर वृक्ष के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम जीरोफाइट कहते हैं, मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं, लेकिन ये वृक्ष ही पाए जाते हैं। वृक्ष कोई ज़्यादा सदाबहार वन नहीं है, छोटे मोटे पेड़ हैं, जैसे यहाँ पर पहला पाया जाता है बबूल का। खिजड़ी प्रमुख वृक्ष है, कैर है, बैर है, फॉग है, थोर है और कैक्टस प्रमुख है। तो कैसा रखेंगे? बबूल, खिजड़ी, कैर, बैर, थोर, फॉग, कैक्टस प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो घास है, घास में यहाँ सेवन घास पाई जाती है, धामन है और कर्ण घास प्रमुख है। सेवन घास, धामन घास और कर्ण घास। अब पश्चिमी मरुस्थल ये प्रदेश जो है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि अरावली जो है वह भारतीय मानसून के समानांतर स्थित है, इसलिए अरावली के समानांतर ही भारतीय मानसून गुजर जाता है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा ना के बराबर होती है, इसलिए अरावली को पश्चिमी मरुस्थल का वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम या ना के बराबर ही होती है, इसलिए अरावली को पश्चिमी मरुस्थल का वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को आकर्षित करता है, इसलिए भारतीय मानसून का जनक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यह प्रदेश में क्योंकि निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और हम सभी जानते हैं कि वायु जो पवनें जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और इसीलिए जो हवाएं हैं वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इस दौरान हिंद महासागर से हवाएं आती है और वो अपने साथ आर्द्रता लेकर आती हैं। जब आर्द्रता लेकर आएंगी और निम्न वायुदाब की ओर आएंगी तो वह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं, इसलिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भारतीय मानसून का जनक कहा जाता है, क्योंकि यह मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है। आगे चर्चा करेंगे पूरी इसके बारे में। अब आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर सर्वाधिक है, दैनिक भी है और वार्षिक भी है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करें तो वो पाया जाएगा आपका जैसलमेर में, और वार्षिक तापांतर की बात करें तो वो पाया जाएगा चूरू में। दोनों ही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हैं। सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गर्म जिला कौन सा है? चूरू आता है, और ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू आता है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान तो आपका फलौदी आता है, और गर्म स्थान भी कौन सा है? फलौदी होता है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाएगा? डूंगरपुर में पाया जाता है। डूंगरपुर में पाया जाता है न्यूनतम दैनिक तापांतर जो है, और वार्षिक न्यूनतम तापांतर भी कहाँ पाया जाता है? डूंगरपुर में पाया जाता है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू आता है आपका। ठीक है, ये हम पूरी चर्चा करेंगे जब हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद करने के लिए आपको लिखा गया है। उसके बाद कुछ वर्षा रेखाएं आती हैं जिनके बारे में अधिकतर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहली वर्षा रेखा है 10 सेंटीमीटर, जिसको 100 mm वर्षा रेखा कह सकते हैं। कौन सी है? 10 सेंटीमीटर या 100 mm वर्षा रेखा। ये वर्षा रेखा जो है थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है।
क्वेश्चन बन चुका है कि वह कौन सी वर्षा रेखा है जो थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और केवल जैसलमेर से गुजरती है, तो वो 10 सेंटीमीटर या 100 mm वर्षा रेखा होती है। यह केवल जैसलमेर से ही गुजरती है। ठीक है। दूसरी वर्षा रेखा आती है 25 सेंटीमीटर या 250 mm वर्षा रेखा। यह पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटने का कार्य करती है 25 सेंटीमीटर अर्थात 250 mm वर्षा रेखा। पहला आता है शुष्क मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर के पश्चिम का भाग जो है वहाँ का शुष्क मरुस्थल है, और पश्चिम सेंटीमीटर के पूर्व का जो भाग है वो अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में विभाजित किया गया है। तीसरी जो वर्षा रेखा है वो आपकी 50 सेंटीमीटर अर्थात 500 mm वर्षा रेखा आती है। ये वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? टोटल 2 भागों में डिवाइड करने का कार्य करती है। पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा और अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने का कार्य कौन करती है? ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा करती है। यानी पश्चिमी मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा और अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है आपका, मान लीजिए कि राजस्थान है और राजस्थान में यहाँ पर अरावली का विस्तार है। क्या है? यहाँ पर अरावली पाई जाती है। ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से होकर जा रही है। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है आपकी। ठीक है। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का जो ये वाला भाग है ये पश्चिमी भाग है और ये इसका पूर्वी भाग है। तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का जो पश्चिमी भाग है ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये मरुस्थल है। ठीक है। और ये जो है आपका ये आपका पूरा का पूरा राजस्थान है, जहाँ पर ये वाला आपका पठारी प्रदेश है, ये अरावली हो गया पूरा, और ये आपका मैदानी प्रदेश आ गया। ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में तो है आपका पश्चिमी मरुस्थल, तो पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा लग गई इससे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, और अरावली की सीमा लगती है पश्चिमी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में क्या है? अरावली है। तो अरावली की पश्चिमी सीमा लगी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि 50 सेंटीमीटर या 500 mm वर्षा रेखा के यह राजस्थान को 2 भाग बांट दिए, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा और अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? तो कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आती है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अगली क्लास के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। हम ऐसे ही सेशन लाता रहूँगा मैं, और मुख्य जो किताबें हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, उनसे ही टॉपिक तैयार किए गए हैं, उनसे ही आगे टॉपिक तैयार करूँगा और आपके पास चीज़ें लाऊँगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।